Good morning, everyone. Like you all know that I want to first congratulate everyone that तुम लोग एक्चुअली जैसे जैसे सब्जेक्ट्स को जानते जा रहे हो, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स को अनवेल करते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम एक्चुअल में तुम्हारी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. सो इंटर एक वो पड़ाव है लाइफ का. जब आप सीए करते हो, सीए जर्नी स्टार्ट करते हो, इंटर से एक्चुअली तुम्हारी ना प्रोफेशनल जर्नी चालू हो जाती है. जैसे जैसे तुम हर सब्जेक्ट्स को, अभी जैसे तुम्हारा प्री इंटर बैच चल रहा है, जैसे जैसे तुम हर सब्जेक्ट को जानते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें एक्चुअल में किस तरीके से इसमें मूव करना है. क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, करना बहुत कुछ है. बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू विल फाइंड सम वे, यू नो द वे, आइड से वे बेसिकली, जैसे बोलते हैं ना एक गुरु. जैसे जैसे तुम सही गुरु से मिलते जाओगे, गाइडेंस मिलती जाएगी, वैसे वैसे तुम इस पड़ाव को क्रॉस करने की तरफ ज़्यादा इजीली बढ़ते जाओगे. अब बात करते हैं इंटर की. अगर मैं बात करूं, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं, तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं कि यार करना कैसे. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम ना जर्नी में चलते चलते हारने लगते हैं बीच में जाके, कि यार ऐसा लगता है कि यार ये करें कैसे करें, इतना कैसे होगा. 9 महीने की लॉन्ग लास्टिंग क्लासेस, इतनी लंबी क्लासेस चलती थी पहले तो. अब ऐसा है कि इस पर्टिकुलर जर्नी में जब पेपर आता है तब तक हम चीज़ें बहुत कुछ भूलने लगते हैं, फेड अवे होने लगती हैं. आंखें इधर रहती हैं, ध्यान उधर रहता है, दिमाग कहीं और ही रहता है. तो हम उलझ के रह जाते हैं. इतने सेक्शंस, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, सब कुछ है, तो करेंगे कैसे. तो मैं ना 3 चीज़ों से शुरू करता हूँ. हमेशा मेरी आदत है, 3 चीज़ों पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ. इवन मेरे करियर में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फर्स्ट टाइम क्लियर विद गॉड्स ग्रेस. तो हाँ, मतलब मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि क्या 3 चीज़ें हैं जिसने मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना परमिट किया. इंट्रोडक्शन में दूंगा अपना, 1-2 मिनट का टाइम दो मुझे. बट इन 3 वर्ड्स को पहले अपने अंदर घुसा लो, बिठा लो, दिमाग में रख लो, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो. पहला डेडिकेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ हार्डवर्क को. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जर्नी ने मुझे ये चीज़ सिखाया. मैं पहले पीसीएम स्टूडेंट था, इसीलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी जर्नी की बात करूँगा. कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जर्नी ने मुझे एक चीज़ सिखाई, दैट कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप अगर डिटर्मिन्ड रह के और कांस्टेंट हार्डवर्क करना जानते हो ना, तो आप बहुत इजीली चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर सकते हो. मैं नहीं बोलता कि कोर्स चेंज हो गया तो इजी हो गया, या कोर्स चेंज हो गया तो टफ हो गया. भाई देखो, ऐसा है, जो है जैसा है, एब्जॉर्ब तो करना है. आई हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑप्शन, आई हैड नो ऑप्शन, यू हैड नो ऑप्शन. अब जैसे तुमने चालू किया होगा फाउंडेशन, जैसे तुमने फाउंडेशन से खेला होगा, अब तुम्हें इंटर से भी वैसे ही खेलना. बट यस, दोनों की लड़ाई बहुत डिफरेंट है. वहां पर चीजें हो जाती थी, यहां चीजें करनी पड़ेंगी. देर इज नो माई वे और हाईवे वाला सीन. यहां तो सिर्फ आईसीएआई का वे चलता है. तो बस उस चीज को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे दिमाग में इन 3 मूल मंत्रों को हमेशा रखना: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क. प्लीज कोई ये मत बोलना कि सर स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. येस, इट इज इंपॉर्टेंट. बट मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट वर्क में चांसेस ऑफ करेक्शन हमेशा रहता है, चांसेस ऑफ फेलियर हमेशा रहता है, या चांसेस ऑफ मिसिंग आउट समथिंग हमेशा रहता है. आई डोंट थिंक सो कि हार्ड वर्क में वो कभी भी रहता है. मैं ट्राइड एंड टेस्टेड इंसान हूँ, इसीलिए इस चीज़ पे बहुत अग्री करते हुए बोल रहा हूँ कि ट्राई इट, थिंक ऑफ इट, कि क्या मैं 60% पढ़ के 100% की गारंटी दे सकता हूँ. बट मैं 100% पढ़ के तो गारंटी दे सकता हूँ ना कि 100% मैं पास हो जाऊंगा. दिस वॉज माई इंटर अटेम्प्ट का रिएक्शन आफ्टर कमिंग आउट एग्जामिनेशन हॉल, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल. हर एग्जाम कैसा आया. मई 2018 में मैंने इंटर का पेपर दिया था. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, और उसमें मई 18 के पेपर में ना, क्योंकि कोर्स चेंज हुआ था, तो इट वाज अ वेरी एब्रप्ट अटेम्प्ट. हमें भी नहीं पता था, इवन मैम से हमारा डिस्कशन होता था कि पेपर कैसा आएगा और क्या आएगा. फॉर्चुनेटली वी केम आउट एज अ विनर. बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 100% पढ़ाई करी थी, मैं हार्ड वर्किंग में इन्वॉल्व था, मैंने पूरे टाइम पढ़ाई करी थी, करेक्ट पढ़ाई करी थी एक्चुअली, पूरे टाइम तो नहीं बोलूँगा. बट उसकी वजह से जब मैं एग्जाम हॉल से निकलता था ना, तो आई वाज लाइक कि कोई पास हो चाहे ना हो, मैं पास होऊंगा. वो सिर्फ इन 3 मूल मंत्रों की वजह से था.
मैं हमेशा से एजुकेशन में इन 3 चीज़ों को साथ में लेके चला हूँ. With this, now we'll move to my journey. I'll introduce myself. My name is CA Rahul Raghuvanshi. With God's grace, I cleared my chartered accountancy in first attempt, in first go. I started as a PCM student. There was no availability of चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन माई हेड और नो चांस कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में किसी भी तरीके से घुसने वाला था, क्योंकि आई वॉज अ कोर IIT स्टूडेंट. With God's grace, I cleared my IIT due to certain circumstances with a rank, with All India rank. But certain circumstances की वजह से I couldn't join IIT. There was scene. मेरी रेगुलर क्लास में कभी बताऊंगा स्टोरी. I moved to, since my sister asked me to join chartered accountancy, I started with chartered accountancy and actually it came out to be the best decision of my life. आई एम टेलिंग यू दिस. जो तुम लोगों ने या तुम्हारे पेरेंट्स ने या तुम पीयर प्रेशर में आके या किसी भी रीजन से चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करी है ना, अगर तुम दिल इसमें लगा लोगे ना, दिमाग इसमें लगा लोगे, तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी. मैं बता रहा हूँ, लाइफ संवर जाएगी. जहां से लोग सोचते हैं शुरू करने का, ड्रीम करते हैं वहां से शुरू करने का, वहां से सीए शुरू होता है. मिलता ही है, एवरेजली वहां से शुरू करता है. चाहे फाइनेंशियली बात कर लो, चाहे ड्रीम थॉट्स की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो. दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तुम्हें खाने को देगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देगा मार्केट में, तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देगा परिवार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी तुम किसी शादी पार्टी में जाओगे, लोगों के बीच जाओगे, सो वो ना तुम्हें एक टेक्निकली साउंड एक एज देता है मार्केट सबके सामने, वो है सीए. और इसको तुम्हें वैसे ही पढ़ना है जिस तरीके से तुम लड़ते हो, झगड़ते हो कुछ पाने के लिए, वैसे ही कोशिश करनी है सीए बनने के लिए. और उसका सबसे बड़ा स्टेप और इशू या बीच की इन्वॉल्वमेंट वाली सीढ़ी है इस दिस पर्टिकुलर थिंग, इंटर. इंटर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स जिस तरीके से बटे हुए हैं ना, बस उन सब्जेक्ट्स को उतना ही बटे रहने दो. अपने दिमाग को बांटो मत, अपने दिमाग को एक जगह पे डिटरमिनेट रहने दो. भाई मुझे इंटर क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप. इस थॉट से जब तुम उतरोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा, यार हाँ ये तो करना ही है, ऑप्शन नहीं है. बट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही, कहीं और चलता होगा. ये यहां नहीं चलेगा. यहां दिमाग को क्लियर रखो दैट आई वॉन्ट दिस टू बी माई गोल्डन अटेम्प्ट एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड फॉर दैट आई नीड टू क्लियर इंटर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे बता रहा था, माई नेम इज CA राहुल रघुवंशी. आई एम करेंटली वर्किंग with certain organization. Yes. My education background, I was a PCM student up till my 12th. I cleared my IIT with All India rank. However, I didn't join IIT. I came to CA fraternity as a student, and with God's grace सब कुछ बढ़िया तरीके से होता रहा, सब कुछ अच्छे से चलता रहा, क्योंकि मैंने अपना मतलब आपा नहीं खोया. एक तरह से मैं बोलूँगा, गिव अप की सिनेरियो ऑनेस्टली कभी नहीं आया, बट यस मैंने कभी अपना आपा नहीं खोया. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं तो ये कर लूँगा. मैंने बोला बस यही करूँगा, जो करूँगा इसके बाद करूँगा. दो नाव में भी सवार होने की कोशिश मैंने कभी नहीं करी. आप चाहो तो कर सकते हो, 2 प्रोफेशनल कोर्सेज लोग करते हैं, बट ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ हो गई. बट अपने दिमाग पे, दिल पे काबू रखना कि यही करना है तो हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना. अब मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, दैट इज अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं कंपनी लॉस, मेरा सबसे परम प्रिय सब्जेक्ट कंपनी लॉ. इसके ऊपर ये मैं आपके साथ कवर करूँगा, जिसमें मैं कुछ हिस्सा कवर करूँगा और कुछ हिस्सा हमारी प्रिय RD मैम कवर करेंगी, रचना मैम. तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन मी एंड रचना मैम. हम दोनों इस सब्जेक्ट को लेते हैं. सर्टेन चैप्टर्स मैं लेता हूँ, सर्टेन चैप्टर्स मैम लेती हैं, और फिर सर्टेन चैप्टर्स के साथ हम दोनों मिलकर रिविजन कराते हैं. अब ध्यान रखना, अगर आप हमारी मतलब APT टीम से, APT फैमिली से जुड़ गए हो तो इट इज़ अ फैमिली. हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे यहाँ अगर 5 लोग हैं तो वो पाँचों को आता है कि नहीं, ये वो पाँचों को सब पता है कि नहीं, ये हम ध्यान रखते हैं. यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी गारंटी है, बिल्कुल पूर्ण गारंटी है. आप अभी मैसेज करोगे किसी डाउट के लिए तो यू विल बी अवेलेबल टू आंसर दैट. ऑब्वियसली इंस्टेंटली नहीं होता, बट येस वी प्रोवाइड अश्योरेंस कि हमारे साइड से कभी भी कोई डाउट में डिले नहीं होगा. ऑल्सो वी वी आर ओके विद सजेशंस. जब हमें किसी चीज़ का सजेशन आता है, बी इट
पढ़ाई से रिलेटेड, बी इट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट, वी आर वेरी मच वेलकम। हम ये नहीं बोलते भाई तू स्टूडेंट है, तू क्यों मुझे बता रहा है, भाई तू ही बताएगा तो ही हम सही कर पाएंगे। बताओ, तुम्हें कुछ पता रहता है तो वो भी बताओ। सो इट इज़ अ वेरी ओपन conversation scenario when it comes to a student and a teacher relationship over here, and we are very open with everything. So kindly ensure yourself in your brains कि भाई मैं किसी तीसरी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठ रहा हूँ जहाँ पर मेरी सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पर 100 बैठे हों, 200 बैठे हों, 500 बैठे हों, 1000 बैठे हों, 1000 में तुम हो तो तुम्हें सुना जाएगा, ये हमारा अश्योरेंस है। उसी तरीके से अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो जब पार्शली मैं पिक करता हूँ, पार्शली मैम पिक करती हैं, तो हम दोनों अगर कभी कुछ लगता है तो वी ऑल्सो इंश्योर कि जब रिविजन हो रहा हो तो मैम कुछ मेरा हिस्सा पिक कर लें, मैं कुछ उनका हिस्सा पिक कर लूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा हमारे यहाँ पर समरी बुक्स तो रहती हैं, हमारे यहाँ पर आपको रेगुलर पूरे नोट्स मिलेंगे। एक अश्योरेंस और, आपको किताब खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एपीटी की मॉड्यूल पढ़ ली है तो। एपीटी की मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, आईसीआई की मॉड्यूल नहीं। आईसीआई एक ग्रंथ है हमारा, हम उसे पूछते हैं, बिल्कुल पूछो, बट टेंशन लेके मत पूछो, मेरा ये कहना है। आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, आप करो और आप बताओ सर ये सेक्शन इसमें क्यों नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रूफ रीडिंग हमने भी कर रखी है। यस डेफिनेटली क्वेश्चंस आप चाहो तो एक बार वहां से कर सकते हो, बट उसकी भी जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली हमने सारे एग्जाम्पल्स, पास पेपर के क्वेश्चंस, एग्जाम बुक के क्वेश्चंस, सब कुछ हमारी एपीटी की एक सिंगल बुक में डाल दिए। क्यों? क्योंकि लास्ट डे जब हम पिक करते हैं तो हमें ये नहीं मिलता हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। किताब से पढ़ें, मॉड्यूल से पढ़ें, एपीटी की किताब से पढ़ें, समरी बुक से पढ़ें, किससे पढ़ें। तो मेरे और मैम के हमेशा से सजेशन रहे 1 पेजर समरी फॉर एग्जाम्पल हम तो देंगे, बट आप खुद से बनाओ। दूसरा, हमेशा एक हैबिट बनाना, हमेशा एक हैबिट बनाना, जब भी कोई लेक्चर चल रहा हो, जब भी हम कोई लेक्चर ले रहे हो, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके फिजिकल मैनुअल नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल होने चाहिए। मैंने सीए फाइनल तक में नोट्स बनाए, जबकि सीए फाइनल की किताबें, फाइनल के लिए पढ़ने के लिए किताबें अलग अलग जगह से आती हैं, किताब ही दे देते हैं भाई ये समरी किताब है ये पढ़ लेना, बट मैंने फिर भी मैनुअल नोट्स बनाए थे। पता है क्यों? मैनुअल नोट्स से ना, एक पहली बात तो फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट होती है, जो हम लिखते हैं वो हमारा दिमाग फीड में लेता है कि यार ऐसा कहीं किसी पेज पे लिखा होगा। शायद जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं अभी, शायद वो अग्री करेंगे कि जब आप कोई चीज़ पिक करते हो, आज उठाते हो, कल उठाते हो, और या पेपर में लिखने जा रहे होते हो, तो एकदम से ऐसा नहीं दिखता कि यार ये वाली चीज़ इस पेज पे मैंने उस जगह पे लिखी थी उस कलर के पेन से। मेरे साथ तो होता है कई बार, है ना, इस पेज पे इधर लिखा था, ऐसा लिखा था, वैसा लिखा था। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि किताब में तो ये है, मैंने किताब में तो देखा है, बट मुझे किताब कभी याद नहीं आएगी, मुझे याद आती है वो कॉपी। मतलब मैंने हमेशा देखा है और एक्चुअली उसकी वजह से मैं कई आंसर भी लिख पाया हूँ कि यार इसके बाद ये टॉपिक था तो इससे पहले टॉपिक में ये था। रीजन क्या है? मेरा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी को इनहेल करता है, और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने क्लास में सुना, मैंने या तो क्लास में लिखा, वैसे लिखना क्लास में ही चाहिए, मैंने क्लास में लिखा और घर जाके सिर्फ पेजेस पलटे, तो मेरे दिमाग में एक वो फोटो आ गई कि मैंने क्या लिखा है। दूसरी बात, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ गई कि भाई कंटेंट क्या था, कहाँ पर कौन सा रेजोल्यूशन लगाया मैंने, क्या ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या ये कौन से सेक्शन में कवर हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सब कुछ नहीं रटाता ना, सब कुछ याद होता है, बट एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मुझे किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को, कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना है, और ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। हमें नहीं पता रहता बट ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब मैं दोबारा उस चीज़ को पढ़ता हूँ ना, तो वो रिविजन ही होता है, प्रॉपर रिविजन, और वहां से तुम्हें कंटेंट रटाना चालू होता है या कंटेंट याद होना चालू होता है। बट अगर मैं पहला स्टेप ही नहीं लूंगा, दैट इज नोट्स ही नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, इट विल क्रिएट अ हैवॉक इन योर हेड जब तुम फाइनल रिविजन्स के लिए बैठोगे। कोई सिर्फ किताब पढ़ के नहीं पास होता, ध्यान रखना, ये मेरा व्यू है। सिर्फ किताब पढ़ के, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है यार। तुमने मॉड्यूल अगर देखी हो, पार्डन, मैं थोड़ा सा मतलब इसी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ आज, सिर्फ रिवीजन पॉइंट, इसी पॉइंट पे कि कैसे पढ़ना है।
मतलब मुझे कोई ऑनलाइन कंफर्म करो, जब तुम किताब देखते हो, तुमने सीपीटी में फाउंडेशन में किताब देखी होगी, या अभी तुम्हारे पास अगर किसी के पास किताब हो, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो इंसान हो, तो वो बताओ। जब तुम किताब देखते हो तो किताब में को देख के तुम्हें एक डर नहीं लगता कि साला ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये एग्जाम्पल भी पढ़ना है, ये एग्जाम्पल का ये कंटेंट भी पढ़ना है, और इतना पढ़ के एक चैप्टर खत्म हो रहा है, और ऐसा मुझे 12-15 चैप्टर्स में करना है। आधी चीज तो, आधा कॉन्फिडेंस तो मेरा वहीं खत्म हो जाता है। तुमने पता नहीं कभी, हाँ इट हैपेंस राइट, तुमने पता नहीं कभी सुना है कि नहीं सुना, इनका राहुल द्रविड़ जी जो हैं, इनका एक स्टेटमेंट था, 12वीं के बाद इन्होंने सोचा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता हूँ, और उन्होंने सिर्फ किताब देख के चार्टर्ड अकाउंटेंसी गिव अप कर दी थी, और वो अपने क्रिकेटिंग करियर पे ज्यादा फोकस्ड हो गए थे सिर्फ किताब देख के। वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, हमारा ब्रेन भी वैसे ही चलता है। इसीलिए मैं बोलता हूं किताब से पढ़ने की कोशिश खतरों के खिलाड़ियों से कुछ कम नहीं है। कभी भी कॉपी बनाओ भाई, बढ़िया कॉपी बनाओ, सिंगल लाइन में सेक्शन लिखो, सिंगल लाइन में उस सेक्शन के बारे में क्रक्स लिखो, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक चार्ट बनाओ। तुम्हारा चैप्टर, तुम्हें लिखा तुमने भी वही है, बट जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है। ये मेरा व्यू है। मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहता था, क्योंकि मुझे पता रहता था मुझे मेरी ही एक कॉपी पूरी की पूरी पढ़नी है, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इट ऑलवेज यूज टू हेल्प मी, और मुझे वही करना है। आई होप यू गाइज आर विथ मी ऑन दिस एंड यू आर अग्रीइंग टू दिस। तो ध्यान रखना, पहली चीज, पढ़ना कैसे है, पढ़ना मुझे, मैं और दूसरी इसी पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। वो कहते हैं ना, वॉरियर कहते हैं, लोनली वॉरियर, अलोन वॉरियर, तुम जो कहना चाहो वो कह लो। जैसे वो होता है ना कि भाई मैं ही अकेला ट्रैवल, सोलो सोलो ट्रैवलर, ये सोलो ट्रैवलर की कहानी है मेरे दोस्त। जैसे अब टीचर्स की बात करी जाए, स्टूडेंट्स की बात करी जाए, तो टीचर्स आर लाइक बेसिकली वो जो सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तुम मान लो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हो एंड यू गेट सम शेरपा ओवर देयर, और कहीं से तुम्हें सूरज की किरण दिखती है, विल एक्ट लाइक दैट, बट बाकी होल सोल तुम होते हो। यू फाइट योर ओन बैटल। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे टूल्स क्या हैं। कॉपी तुम्हारी फर्स्ट टूल है, उसे हमेशा इज्जत दो और कंप्लीट रखो। सेकेंड टूल, प्रैक्टिस। तुम जितना बेटर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना इजी परफॉर्मेंस होगा। वो 3 सूत्र जो मैंने तुम्हें दिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क, उन्हें साथ में रखो हमेशा इन चीज़ों। और ध्यान रखना, एक और इशू है जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ आजकल, स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद को मोटिवेटेड ही नहीं रख पाता। देखो, गलत नहीं समझना, बट कोई किसी चीज़ से मोटिवेट होता है, कोई किसी चीज़ से मोटिवेट होता है। तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इसके लिए तुमने अगर वो देखी हो, 3 इडियट्स देखी हो, तो फरहान बहुत बढ़िया बात कहता है कि भाई हमें इंजीनियर बनना था क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे सोचना है कि भाई मुझे क्या मोटिवेट करता है। मुझे मेरे पेरेंट्स, मतलब मुझे सीए वर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पैसे से ज़्यादा मुझे ये सीए अल्फ़ाबेट्स, ये जो तुम्हारे 2 हैं, तुम्हारे इनिशियल्स, ये बहुत अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि ये कोई और नहीं चुरा सकता, ना कोई और लगा सकता है मुझसे पूछे बिना, या मतलब बिना पढ़ाई करे। उस तरीके से मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली। तो मेरे पेरेंट्स के लिए ये कहलाना कि भाई मेरा बेटा सीए वॉज माई प्राइम अचीवमेंट। आज भी मैं मानता हूँ, जब भी किसी जगह पे जाते हैं ना और बताते हैं अरे इनका बेटा सीए, अरे इनका बेटा सीए, अरे इनका बेटा सीए, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है। यू नीड टू फाइंड योर ओन मोटिवेशन, तभी तुम माउंट एवरेस्ट सोलो चढ़ पाओगे। हम तो वो सूरज की किरण है जो तुम्हें बताएंगे हाँ इस साइड चले जाओ, या इस साइड ठंड कम है, बट यस, उसके बिना डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम रहती है। आप डायरेक्ट, बैल जैसे होता है ना, डायरेक्शनलेस भगता रहता है। आप जब उसको प्रॉपरली उसके नाल कसते हो, उसको रास्ता दिखाते हो, उसको रस्सी बांधते हो, तो वो सीधे रास्ते पे चलता है तुम्हारे साथ। बिल्कुल वैसा होता है एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप। यस, विल अश्योर कि ये फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे, फ्रेंडली कंपेनियनशिप रहे, एसोसिएशन रहे, ताकि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना आए। बट फॉर दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मुझे कहाँ समस्या है और मैं किससे डिस्कस करना चाहता हूँ।
एक और गलती, आखिरी तक ये डाउट में मत रहना कि करना है कि नहीं करना है, एक अटेम्प्ट, एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है कि नहीं देना है, ये सब मत करना। स्टार्टिंग से यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, गेट योरसेल्फ अलाइन्ड, फिक्स्ड विद अ फैक्ट। मैं तो ये भी नहीं बोलता, मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मतलब आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसी थॉट से चलता होगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ इस थॉट का रीज़न क्या है। मतलब कोई हंसना नहीं इस थॉट पे, बट ऐसा होता ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना बेंचमार्क इतना ऊपर सेट कर लिया, इतना ऊपर सेट कर लिया कि मेरे लिए बोथ ग्रुप क्लियर करना तो ईजी हो गया। मैंने खुद को बोल दिया कि भाई मैं 500 हर्डल रोज क्रॉस करूंगा, मैंने फिक्स कर लिया। बट इससे ये अश्योर तो है ना कि शायद मैं 100, 200, 300, 400 कहीं तक तो पहुंचूं, धीरे धीरे ही सही बट पहुंचूंगा तो। बस इसीलिए आपको यहां फिक्स होना है। आपकी पढ़ाई का पैटर्न एक एआईआर स्टूडेंट से अलग नहीं होना चाहिए। और एआईआर स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कंपाइलेशन करके ही चलता है। बेस्ट थिंग जो एक एआईआर स्टूडेंट करता है ना, जो मैं जानता हूँ एक पढ़े अच्छे इंसान को जो अच्छा पढ़ता है उसके बारे में बात करूं, वो ये करता है कि मेरे पास पाइल अप कुछ भी नहीं है, जो है यही है, जितना हुआ मैंने कर लिया, एटलीस्ट एक बार तो कर लिया। मतलब अब मुझे जो पढ़ना है वो रिवाइज ही करना है। और हम पता है एक गंदी मेंटालिटी से चलते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। ना तो वो कल आएगा ना तो वो परसों आएगा, जो हो गया वो हो गया, जो छूट गया वो छूट गया। और आखिरी में ये जो छूटा हुआ है ना, ये हमें फेलियर या एक ग्रुप या ग्रुप अटेम्प्ट छोड़ने के रास्ते दिखाने लगता है। तो मैं आज ही ये चीज तुम्हारे दिमाग में भर देना चाहता हूं, इफ वी आर हैविंग दिस कंपेनियनशिप, आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू सफर फ्रॉम दिस। और वो तभी होगा जब तुम खुद से सच रखोगे, खुद को सच्चा रखोगे। और दूसरी चीज, खुद को फर्म रखोगे कि मुझे क्या करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? आर यू गाइस अग्रीइंग टू मी, अग्रीइंग विथ मी ऑन दिस? यही चाहिए, करेक्ट, एग्जैक्टली यही चाहिए, होना चाहिए यार, यही आएगा। और क्यों नहीं आएगा भाई? कहीं ऐसे कुछ लगा के थोड़ी आते हैं ऊपर से यार, वो यूनिकॉर्न का हॉर्न थोड़ी लगा के आए हुए हैं जो एआईआर ले आते हैं। और मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों का ना बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि मैंने तो देख रखा है ना कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में, एआईआर ले आओ तो आपको पीएसयूज पिक करती हैं। पीएसयू समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट लेवल, वो पिक करती हैं आपको। अगर उसके अलावा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को 15 लाख का पैकेज ऑफर कर रही होंगी, वो तुम्हें ऑफर करेंगी सेम पोजीशन के लिए 25 लाख का पैकेज, डिफरेंस ऑफ 10 lakhs। चलो फाइनेंशियल, किसी किसी को पैसा मोटिवेट करता है। तो देख रहे हो अंतर, देख रहे हो एआईआर से इतना अंतर है। मेरा सामने देखा हुआ एग्जाम्पल है भाई, मेरा सामने देखा हुआ एग्जाम्पल। तो यू नीड टू फाइंड योर ओन मोटिवेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं ये कर क्यों रहा हूं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं ये छोड़ूंगा नहीं, करके रहूंगा। ठीक है? तो गिव अप नहीं करना है कभी भी। कभी भी ऐसा फील होने लगे यू हैव ऑल द रिसोर्सेस कि हम तक पहुंच जाओ, बात कर लो। मैं बता रहा हूँ, मैं एक ग्रुप देने वाले को 2 दिलवाता हूँ, और जो बोलता है ना कि मैं स्किप करूंगा, उसको बोलता हूँ पेपर तो तू देगा कुछ भी हो जाए, और वो देता है। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं देने वाले थे, पेपर दिए, पास हुए, बोथ ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप कर रहे हैं। आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दिस। ओके, बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचिंग इज ऑफ 6 years बेसिकली। मैं पहले पीसीएम पढ़ाता था, इट इज़ मोर देन 6 years बट येस आई विल नॉट काउंट दैट। यस, मैं पहले पीसीएम पढ़ाता था। पीसीएम पढ़ाते पढ़ाते आई मूव्ड टू ऑब्वियसली दिस फ्रेटर्निटी, टीचिंग फ्रेटर्निटी। ड्यूरिंग माई इंटर आई हैड सर्टेन क्लासेस। फिर उससे मैं मूव आउट हुआ, मूव आउट होकर एज इन मतलब जब मैं फाइनल्स क्लियर किया, तो फिर मैं तब से सीएस पे कोर पिक कर रहा हूँ। सीएस में आई कवर कंप्लीट कंपनीज लॉ एंड कुछ पार्ट अदर लॉस का जो उसमें एप्लीकेबल है। बाकी यहाँ पर आई विल कवर सर्टेन पार्ट ऑफ कंपनीज लॉ विथ यू गाइज, राइट? दिस इज माई अ लिटिल बैकग्राउंड। फाइनेंस सेक्टर 3 साल से काम कर रहा हूँ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, ऑनेस्टली वेरी पैशनेट। आई लव टीचिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी वजह से सफ़र कर रहा है या कोई सफ़र कर रहा है और वो मुझसे रिलेटेड है, तो वो मैं सफ़र कर रहा हूँ।
इस लेवल का मेरा अटैचमेंट होता है एक स्टूडेंट से। सो मैं बहुत बहुत पैशनेट हूँ अबाउट माई स्टूडेंट्स एंड माई टीचिंग एज वेल। अब कोर्स की अगर अपन बात करें, इट्स अ पेपर टू। तो अकाउंट्स के बाद अगर अकाउंट्स अच्छा जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, बट अगर अकाउंट्स अच्छा नहीं जाता है, जो मोस्टली जाता ही है, तो फिर है ना इस पेपर से बड़ा दुर्व्यवहार करने लगते हैं हम। मत करना, पास कराने में बहुत अच्छी हेल्प करता है ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में। 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो मतलब सरकारी खजाने से हमारे लिए निकला है फरमान, उसमें एक 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं जो बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं तुम लोगों के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट ध्यान रखना, ICAI लकीर का फकीर हो गया है ऑब्जेक्टिव्स को लेके। वो ऑब्जेक्टिव्स पिक कैसे करता है, सिंगल लाइन से ऑब्जेक्टिव पिक करता है। तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि कुछ भी जो मैं पढ़ाऊंगा या रचना मैम पढ़ाएंगी उसके बाहर से नहीं आएगा। बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्या हम उसको सुन रहे हैं, क्या हम उसे मार्क कर रहे हैं, क्या हम उसे नोट कर रहे हैं। जो राहुल सर ने बोला था वो लिखा, जो राहुल सर ने बोला था उसे डब्बा बनाया, नहीं बनाया, और उसी से उठ के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली डिपॉजिट का एक क्वेश्चन आया था, एक लाइन से क्वेश्चन आया था, पूरा का पूरा केस स्टडी डिपॉजिट पे आ गई थी, और एक लाइन से क्वेश्चन। नहीं सुनते लोग, 5 साल वाली लाइन ही नहीं सुनी लोगों ने, और उसमें क्वेश्चन एक वर्ड, कितने साल डिफॉल्ट के बाद आप डिपॉजिट इशू कर सकते हो पे क्वेश्चन आया। सामने वाले ने नहीं सुना, सामने वाले को नहीं बना, तुक्के मारे, बट जिसने सुना उसने करा, उसको +1 मिला। सोच रहा +1 से कितना अंतर पड़ गया, 39 पे फेल हो रहा, +1 मिल गया, 40 पे पास हो जाएगा। इस तरीके से रोल प्ले करने लगे हैं ये 30 मार्क्स। तो हमें इनके लिए बहुत डेडिकेटेडली चीज़ों को सुनना पड़ेगा और चीज़ों को लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं नोट्स की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ। फिर हमारा 70 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव, प्रॉपर डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, PAC फॉर्म। लिखा होगा ना तुम लोगों ने PAC फॉर्म, लिखा है कि नहीं लिखा? PAC क्या होता है? PAC कोई बताएगा? क्या होता है PAC? प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। वेरी गुड। जिसमें से प्रोविजन हमें सिर्फ पता होना चाहिए, मैं अगर बोलूं सिर्फ प्रोविजन हमें पता होना चाहिए। एनालिसिस हमको पूरा सवाल का लिखना रहता है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा उससे हमारा प्रोविजन क्या अग्री करता है या नॉट अग्री करता है, उसका हमें कंक्लूड करना रहता है सिंगल लाइन में। तो बेसिकली ये हमें तभी आएगा जब हम रिगरस रिविजन करेंगे, हम रेगुलर की चीज रेगुलर पढ़ेंगे, और जैसे ही फ्री टाइम मिले या जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले, संडे सैटरडे मिले, उस दिन हम उसको कवर करेंगे रिविजन के फॉर्म में। मैं तुम्हें एक पढ़ाई की स्ट्रैटेजी अगर बताऊं तो मैं अपनी बात करता हूं। रेगुलर क्लास कंटेंट को मैं सेम डे रिवाइज करता था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि रोज का जो भी क्लास का कंटेंट है वो मैं आज खत्म करके ही सोऊंगा। तो उससे मेरा कोई पाइलअप नहीं होता था। दूसरी बात, प्लस पर वीक एनी वन सब्जेक्ट टिल डेट टू बी कंप्लीटेड। ये मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी थी। मैं क्या करता था, जैसे मान लो मैं मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे को मैंने लॉ डिसाइड किया, तो मैं रोज का रोज पढ़ूंगा, प्लस लॉ अभी तक यानी आने वाले सैटरडे फ्राइडे तक जितना होगा उसको इस पूरे हफ्ते में कवर कर लूंगा। तुम समझ रहे हो, मेरा एक सब्जेक्ट टिल डेट कवर हो जाता था उस हफ्ते में। अगले हफ्ते में FM को देता था, अगले हफ्ते में कॉस्ट को देता था, अगले हफ्ते में अकाउंट्स को देता था। इस तरीके से आने वाले 6 हफ्ते में मैंने 6 सब्जेक्ट्स टिल डेट रिवाइज कर लिए, और सेम रोटेशन में चलाता रहता था। तो तुम समझ रहे हो, जब तक मेरी क्लासेस खत्म हुई तब तक मेरा रिवीजन कितनी बार हो चुका है। कैन यू इमेजिन? मतलब तुम समझ पा रहे हो इससे कितना पॉजिटिव इंटेंट रहता होगा मेरे दिमाग में। इस वजह से मैं ये बोलता था, पास होऊंगा तो मैं होऊंगा, बाकी हो चाहे ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ इस वजह से, जिसको हम वर्ड देते हैं रोटेशनल रिवीजन। ठीक है, अब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं पिकअप करूंगा। इसके अलावा और कुछ होगा तो यू विल गेट टू नो।
But yes, these are the 6 chapters which mostly I cover from related to the Companies Act. Rest मैम cover करती हैं. Right. गोल्ड 100% एग्जाम्शन की है हमारी, जो कि तुम देख ही रहे हो कि कितने लोगों की अभी रिसेंट पास्ट एग्जाम में एग्जाम्शन आई हुई है. यू हैव द लिस्ट, प्लीज गो चेक आउट. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चैप्टर का, एक चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू. बहुत हो गई बातें, थोड़ी सी पढ़ाई, 10-15 मिनट की पढ़ाई करेंगे मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है. जैसा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मैं पढ़ाता वैसे ही हूँ, ये भी तुम्हें बता देता हूँ. थोड़ा सा डिसिप्लिन को मैं ज़्यादा मेरे लिए बहुत मैटर करता है. अननेसेसरी न्यूसेंस में एक्सेप्ट नहीं करता. जिसको बैठना है बैठो, मत बैठो. लिटरली ये शायद तुम लोगों को कभी सुनने मिल जाए, डांट भी सुनने मिल जाए, तो बुरा मत मानना यार. मतलब ऐसे ईगो में मत लेना, हर्ट मत होना. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट फॉर योर ओन गुड, राइट. तो चैप्टर 2 विच इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. मतलब इनकॉर्पोरेशन, पहले तो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा क्या है इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग? एनीवन? गूगल मत करना यार, गंदा लगता है. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. बिल्कुल, स्टार्ट करना या फॉर्म करना, बिल्कुल सही बात है. क्या बात है जिया, क्या बात है दीप्ति, राइट. नाउ बिल्कुल सही बोला दोनों ने कि भाई इनकॉर्पोरेट करना मतलब किसी चीज को चालू करना, और यहां कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी को चालू करना. बिल्कुल सही बात है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनिशिएशन ऑफ कंपनी, स्टार्टिंग ऑफ कंपनी, जो भी तुम बोलो, चालू करना कंपनी को. नाउ कितने लोग जानते हैं कंपनी क्या होता है? आई गेस रचना मैम ने एक लेक्चर तुम लोगों को प्री इंटर में लिया हुआ है ना, जिसमें उन्होंने शायद कंपनी को एक्सप्लेन किया था. जिया जानती है. मैम ने एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया? तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कंपनी क्या होता है? हैं, बताओ ना. एक ही सिर्फ जिया बोल रही है भाई मुझे पता है. जिया कुछ लिख दो थोड़ा सा कंपनी के बारे में. अच्छा, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं, रादर ये बोल दूं फिर मैं, अगर जो आप बोल रहे हो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बस भाड़ में गया प्रीवियस, भाड़ में गया नया, भाड़ में गया सब कुछ. इट इज जस्ट हाँ, ये देखो किसी ने क्या बढ़िया लिखा, मेड बाय लॉ. यही तो सुनना था, बहुत बढ़िया. अरे बड़ा टफ नाम है, विकर्ष एक नंबर, राइट. और किसने, हाँ इसने लिखा है, जिया ने लिखा है, हर्ष ने लिखा है दैट इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और इन शॉर्ट दीप्ति भी कुछ ऐसे ही कहना चाहती थी, विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, क्रिएटेड बाय लॉ, राइट. 2 subsection 20 means any company incorporated in a recent law or any other previous law. वाह वाह मेरे शेर, वाह, पुराना इनने छाप ही दिया. A company is an artificial person created by law. बस इतना मेरे लिए काफी. कंपनी अपने एडवांटेजेस के लिए फेमस है, इसीलिए लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा, प्रोप्राइटरशिप को नहीं. या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करा, पार्टनरशिप को नहीं. समझते हो पार्टनरशिप में क्या दिक्कत है और कंपनी में क्या फायदा है? कोई बताएगा? अच्छा, ये इन दोनों के बीच में, मतलब सोचो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पार्टनरशिप बना लेता, मेरे पास ऑप्शन था मैं कंपनी बना लेता. मैं क्यों कंपनी बनाऊं और पार्टनरशिप ना बनाऊं? क्योंकि यहां पर भी मेंबर्स हैं. यस सर, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. एग्जैक्टली, यहीं से मेरा कंपनीज एक्ट में चालू करता हूं. एक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के साथ, बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी बोला, परपेचुअल सक्सेशन बोला, एक नंबर, उनके लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 हमें
कुछ पावर्स देता है जो हमें कंपनी बनने पे ही मिलती है, और कंपनी बनने के लिए हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए उत्पन्न होने के लिए, चालू होने के लिए, पैदा होने के लिए कंपनी को पहले यह तो समझना पड़ेगा कि मुझे इनकॉर्पोरेट होना कैसे है। बेनिफिट्स यू गाइज वेरी वेल नो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। दैट्स फैंटास्टिक कि तुम्हें यह पता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से मेंबर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड रहती है, जॉइंटली एंड सेवरली, बट कंपनी के केस में जितने की वो दावा करते हैं या जितने का वो एग्रीमेंट लेते हैं उतने के ही उनकी लाइबिलिटी रहती है। बट इस बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए पहले बनना होगा कंपनी, और उसको बनने के लिए पहले करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन। क्या बात है, हमने रचना हमसे पढ़ा है लॉ, तो कैसे भूल सकते हैं। फैंटास्टिक। नाउ दीज आर दी सेक्शंस इन दिस चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड। ठीक है, कुछ सेक्शंस हैं जो कवर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है कंपनी बनती कैसे है। तो मैं इसको नाम देता हूं प्री रिक्विजिट्स। सेक्शन 3 सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के प्री रिक्विजिट्स। तुम लोगों ने सुना होगा दो सेट ऑफ कंपनीज के बारे में बहुत ज्यादा। मेरी फेवरेट कंपनी का नाम बताता हूं। क्या बात है, राइट। छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगता है मेरी फेवरेट कंपनी का नाम सुन के ये क्या बनाते होंगे? क्या बनाते होंगे? प्राइवेट कंपनी तो भाड़ में गया, बनाते क्या होंगे, मुझे तो उस पर ध्यान देने दो। मिठाई, एग्जैक्टली। मुझे मिठाई नहीं पसंद, बट खाने का सामान तो बनाते हैं ना, बस मुझे वो पसंद है, फूडी। ठीक है, तो छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड और हलवाई लिमिटेड में क्या अंतर है, मुझे ये बताओ। क्या अंतर है जो तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये अंतर है दोनों में, दोनों के नाम को छोड़ के? हाँ, राइट। एक दो लोगों के आंसर आने दे, तेरा आंसर सही है, एकदम परफेक्ट है भाई। इस रजिस्ट्रेशन का अंतर है। रजिस्ट्रेशन का अंतर राधिका मैं नहीं समझ पाया, आई एम सॉरी। हाँ, एक नंबर प्रियांशु, बहुत बढ़िया विकर्ष। एक नंबर आशिका, बहुत बढ़िया नंदनी। हर्ष, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली जिस अभी भी मैं रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं समझ पाया राधिका, बट ठीक है, जितने लोगों ने बोला आई गेस वो सफिशिएंट है मेरे लिए। साहब, नाम में दो चीजों का अंतर है। एक एज अ प्राइवेट कंपनी आई है इन पिक्चर, और दूसरी, हाँ, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अंतर कैसे हुआ, वो तो सेम हो गई ना राधिका। और दूसरी एज अ पब्लिक कंपनी आई है। सर, आपको ये कैसे पता चला? जिस कंपनी के नाम में पीवीटी या प्राइवेट आ जाता है वो प्राइवेट के अंदर रजिस्टर होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर। और जिसके नाम में सिर्फ लिमिटेड आ जाता है वो पब्लिक के अंदर रजिस्टर होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर। मतलब दोनों के ऊपर कंपनीज एक्ट के सेपरेट लॉज लगते हैं, सेपरेट रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, सेपरेट प्रोहिबिशंस लगते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपनी प्राइवेट है और कौन सी कंपनी पब्लिक है, तो वो हमें बताता है नेम। ठीक है, क्योंकि जब कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके ऊपर लॉज कुछ और होंगे, तो क्वेश्चन में वैसे लॉज दिए जाएंगे। पब्लिक कंपनी होगी उसमें लॉज कुछ और होंगे, तो वैसा क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या क्लियर है सबको? हाँ, अभी डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है विकर्ष, बताऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी के बारे में। 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी मुझसे क्या उम्मीद करती है? प्राइवेट कंपनी मुझसे क्या उम्मीद करती है? तो वो मुझसे उम्मीद करती है मिनिमम 2 मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब क्या है यहां पर, कोई बताएगा? तुम बताओ, तब तक मैं अपनी, एक तो मैं आर्ट फॉर्म से रूबरू कराता हूँ, बहुत पसंद है मुझे आर्ट फॉर्म।
क्या बना है ये? अरे हाँ नंदिनी, एक नंबर। आई लव इट। क्या बढ़िया आंसर दिया है। लोग तो ट्रक बोलते हैं इसको। नंदिनी ने बोला साहब बस बनाई है आपने। क्या सबको बस नजर आ रही है, हाँ या ना बोलो? बस, एक नंबर। बट ये बस नहीं है, दिस इज कंपनी। दिस इज कंपनी। साहब कैसे? मुझे एक बात बताओ, इसी पे खत्म करने वाले हैं आज अपन, तो इसी पे थोड़ा सा खेलते हैं। मुझे एक बात बताओ, बस और कंपनी में क्या सिमिलैरिटी है, मैं पहले वो डिस्कस करूंगा, ठीक है? बस में ड्राइवर होता है, हाँ या ना बोलो? ड्राइवर क्या करता है? बस चलाता है। बस चलाता है कि नहीं चलाता? बस होती किसकी है? क्या ड्राइवर की होना जरूरी है बस? मालिक तो कोई भी हो सकता है। मालिक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे डायरेक्शन देने वाला, उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। क्या मैं बस क्या सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब इसी को कंपनी के फॉर्म में इमेजिन करो। क्या कंपनी के मालिक कौन कहलाते हैं, मुझे ये बताओ। कंपनी के मालिक कौन कहलाते हैं? ये देखो, पहली गलती, मतलब मुझे जो गलती नहीं चाहिए थी वो गलती से शुरू हुई है। बहुत बढ़िया। गलती नहीं चाहिए थी मतलब नहीं, मतलब मेरे को चाहिए थी, इन शॉर्ट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नंदिनी, थैंक यू जिया। ओनर्स, अगर मैं भाषा सही इस्तेमाल करूं तो मेंबर्स, कॉमा शेयर होल्डर्स, कॉमा स्टेक होल्डर्स, ये लोग होते हैं। दीप्ति भी गलत है, राधिका भी गलत है। बहुत बढ़िया दीप्ति, लिख के डिलीट कर दिया। ये नहीं चलता है, हाँ मैं देख लेता हूँ ना, मैं बहुत तेज हूँ। लिखो लिखो, डायरेक्टर्स ही लिखो। अब नहीं, अरे सॉरी क्या दीप्ति, अच्छा है। अब देखो मैं बताता हूँ। सोचो एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस। सबने सुना है रिलायंस का नाम? पहले मैं राधिका और दीप्ति की बात करूंगा, ठीक है? रिलायंस का नाम सुना है सबने? रिलायंस में एक मोटा मोटा हिसाब भी अगर मैं पकड़ूं तो 5 करोड़ शेयर होल्डर्स होंगे, हाँ या ना बोलो? इतने तो होंगे, 5-7 करोड़ शेयर होल्डर्स। कितनी सारी जनता है यार, सबके पास एक एक शेयर तो होगा रिलायंस का। 5 करोड़। अब तुम सोचो, ये बस बस नहीं है, ये कंपनी। और इसे चलाने वाले, इसे डायरेक्शन देने वाले ये 5 करोड़ लोग हैं। क्या ये बस कभी भी डेस्टिनेशन पहुंच पाएगी? क्यों? क्यों? इन 5 करोड़ लोगों का ईगो आड़े आ जाएगा। वो बोलेगा ये कर, ये बोलेगा ये कर, वो बोलेगा वो कर, वो बोलेगा वो कर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सेजल। सब अलग अलग व्यू लेके चलेंगे, तो कंपनी कभी भी अपने डेस्टिनेशन यानी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर प्रॉफिट मोटिव मीट ही नहीं कर पाएगी। अब अपन बात करते हैं, इसके लिए ही उन्होंने बताऊं क्या बोला? भाई मालिक तो तुम रहोगे, बट ड्राइवर कोई और रहेगा। अब बात करते हैं उन दो लोगों की जिन्होंने ड्राइवर को ही मालिकाना हक दे दिया था, दैट इज डायरेक्टर। राइट? अब समझ में आ रहा है क्यों बस और कंपनी सिमिलर चीज है? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर डायरेक्टर्स एक्ट करेंगे एज ड्राइवर्स ऑफ कंपनी। इट्स ड्राइवर्स ऑफ कंपनी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, बस को पता है कि मुझे गोवा पहुंचना है, ये डिसाइड कर लिया पीछे वालों ने मिलके कि भाई मुझे गोवा पहुंचना है। अब पीछे वाले चुप बैठ जाएंगे। जैसे कंपनी डिसाइड करती है हमें प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाने के रास्ते बिजनेस कौन से होंगे, फिर शेयर होल्डर्स चुप बैठ जाते हैं जब तक उनसे पूछा ना जाए। फिर वो अपनी कंपनी की बागदौड़ या बस का स्टेयरिंग व्हील छोड़ देते हैं डायरेक्टर्स के हाथ में, और उनसे बोलते हैं तुम चलाओ और मुझे गोवा पहुंचाओ।
अगर ये पीछे के लोगों से पूछेगा ना बार बार, सर कौन सा रास्ता, सर कौन सा रास्ता, सर कौन सा रास्ता, तो एक बोलेगा नाश्ता करने के लिए रुक जाते हैं, दूसरा बोलेगा चाय पीना है, तीसरा बोलेगा वॉशरूम जाना है, चौथा बोलेगा नहाना है, पांचवा बोलेगा पूजा करनी है, छठा सातवां बोलेगा भाई गोवा क्यों जाना है। रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, मैं तो थक गया। और इस तरीके से कभी भी गोवा उसके गिवन टाइम पीरियड में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं बस में या कंपनी में दो अथॉरिटीज बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। पहला है मेंबर्स और दूसरा है डायरेक्टर्स। क्या ध्यान रहेगा ये बात, हाँ या ना बोलो। कोई चीज हौच पौच तो नहीं हो रही है, क्लियर है सबको? थोड़े से हाँ बोल दो, थैंक यू सो मच। राइट। तो मैं तुम्हें बता रहा था देयर इज डायरेक्टर एंड देयर इज ओनर। अब कंपनी को चालू करने वाले, शार्क टैंक देखा होगा किसी ने, अगर शार्क टैंक देखा है या कोई भी लोग देखें तो उसमें जो वो आते हैं ना पिच करने वाले कि भाई ये कंपनी मेरी है, ये स्टार्टअप मेरा है, ये मैं लेके आया हूं, तो जो मैं लेके आया हूं, जिसने ये आइडिया सोचा, जिसने ये कंपनी चालू करी, वो कहलाते हैं इनिशियल मेंबर्स या फिर प्रमोटर्स या फिर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब जिन्होंने कंपनी में अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल के कंपनी को चालू करने का प्लान किया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी में कम से कम ऐसे 2 लोग होना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी बात? मतलब 2 मालिक से प्राइवेट कंपनी चालू हो जाती है, 2 से कम नॉट अलाउड। ऐसे ही यहां पर उन्होंने बोला कि फिर ड्राइवर्स कितने लगेंगे इनको कंपनी चालू करने के लिए, तो उन्होंने बोला मिनिमम 2 डायरेक्टर्स या 2 ड्राइवर्स भी लगेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, हाँ या ना बोलो? ठीक है। अब चाहे डायरेक्टर हो चाहे मेंबर हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि उसे कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है। हाँ या ना बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आया होगा ना तुम लोग। तो क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसे मेंबर बनने के लिए सारी की सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला, मेजर होना चाहिए, मालिकाना हक लेने के लिए मेजर बनना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, पागल नहीं होना है तुमको, पैसा कमा लिया मतलब पागल मत हो जाओ, साउंड माइंड होना जरूरी है, तभी तो तुम नफा नुकसान समझोगे। तीसरा, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ छोड़ दो, जो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केपेबल है करने के लिए। क्या जेल वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो जेल में है? इम्प्रिजनमेंट, वेरी गुड, नहीं कर सकता। क्या एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या कन्विक्टेड बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या इंसॉल्वेंट इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बस जो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो मेरे मेंबर भी नहीं बन सकते। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब मेंबर बनने की एक और कंडीशन, नेचुरल लोग भी मेंबर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल लोग भी मेंबर बन सकते हैं। और आर्टिफिशियल लोगों में 2 लोग, कोई और कंपनी जैसे रिलायंस में अदानी पैसा इन्वॉल्व कर सकती है, मेंबर बन सकती है, बन सकती है। एंड कोई भी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी मेंबर बन सकती है, बट कोई फर्म मेंबर नहीं बन सकती। क्या बात क्लियर है? फर्म खुद के नाम से मेंबर नहीं बन सकती, ध्यान रखना इस बात को। इस बात को आगे क्वेश्चन में पिक करूंगा मैं कभी ना कभी, जो अपन पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सबको यहां तक? हाँ या ना बोलो। राइट। तो प्राइवेट कंपनी में मैंने बोला कम से कम 2 मालिक और 2 ड्राइवर्स। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मालिक और 3 ड्राइवर्स। कम से कम 7 मालिक और 3 ड्राइवर्स कंपनी को चालू करने के लिए चाहिए, प्री रिक्विजिट्स। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है। और तीसरी फॉर्म ऑफ कंपनी जिसको हम कहते हैं, मतलब मैं तो इसको कहता हूं भाई बस चल रही है, एक्ट ने डाल दिया तो चल रहा है, 1 पर्सन कंपनी। मैं ही राजा मैं ही रंक।
मैं ही, मतलब रेस में मैं अकेला दौड़ता हूं और मैं ही जीत जाता हूं, कोई और दौड़ेगा नहीं तो मैं ही जीतूंगा ना यार। तो ये वो वाली कंपनी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कहता है एक मेंबर से कंपनी बन जाती है और उसे एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है कि कहीं ये मर जाए तो वो कंपनी किसके नाम पे जाएगी, तो वो नॉमिनी का नाम देता है, नॉमिनी मेंबर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ओपीसी में एक ही मेंबर चाहिए मुझे। डायरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है मेरी बात, क्या क्लियर है सबको? कंफर्म करो। ठीक है, तो कंडीशंस ध्यान रखना, मेंबर कौन बन सकता है ये बात ध्यान रखना, और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये बात ध्यान रखना। ऑन दिस नोट विल रैप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहली क्लास से तुम्हें बता रहता हूँ, मेरा एक तकिया कलाम है, हास्तला बीसता बोलता हूँ मैं। सो विद दिस विल रैप फॉर टुडे। टीम वी कैन डिस्कनेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। यू गाइस कैन लीव। हैव अ नाइस डे। हास्तला बीसता। बाय बाय।